Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. And today is the last two topics, that is energy levels and de Broglie explanation. तो इससे पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या हमने अब तक पढ़ा. एटम का बेसिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन का बेसिक स्ट्रक्चर, दैन बोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड एंड स्पेक्ट्रल सीरीज, spectral lines, energy levels, and ionization energy, and ionization potential energy, और ये उसके बाद एनर्जी लेवल्स. तो शुरू करते हैं. एनर्जी लेवल्स होता क्या है? तो अर्लियर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में मैंने बताया था कि इनर मोर और आउटर मोर ऑर्बिट्स को डिफाइन किया था. तो चलिए शुरुआत करते हैं. एनर्जी लेवल्स. द एनर्जी ऑफ एटम इज़ द लीस्ट, यानी एनर्जी कहाँ पर लीस्ट होती है? लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज में है उसकी एनर्जी बहुत ही लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है. इसमें बहुत लीस्ट बोल सकते हैं, बहुत कम होती है ना. सो दैट इज़ द वन फॉर विच एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 2, 3, द एब्सोल्यूट एनर्जी इज स्मॉलर. अगर पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, एटम की एनर्जी की जो वैल्यू होगी, उस इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो लो होगी प्रोग्रेसिवली. Hence the energy is progressively larger in the outermost orbit. कहने का मतलब ये है कि innermost में सबसे कम, फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव वे में बढ़ती है, मतलब इंक्रीजिंग हो रही है प्रोग्रेसिवली. तो आउटरमोस्ट शेल में वो एनर्जी इनरमोस्ट शेल से कंपेरेटिवली लार्ज होती है. कहने का मतलब ये है. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड मीन्स, ये जो स्लाइड है इसका जो लास्ट पॉइंट है, द लोवेस्ट स्टेट ऑफ एन एटम इज़ ग्राउंड स्टेट. यानी एटम का जो सबसे लोवेस्ट स्टेट होता है वो ग्राउंड स्टेट है. जो ग्राफ में आप देख रहे हैं, जैसे एन इज इक्वल्स टू 1 बोलते हैं, इज़ दैट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी. और उसकी एनर्जी कितनी होती है? सबसे लोवेस्ट होती है. विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ अ स्मॉलेस्ट रेडियस. आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे से ऑर्बिट में घूमेगा, यानी पहले न्यूक्लियस से सबसे क्लोजेस्ट होगा, तो उसकी जो न्यूक्लियस से ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो बहुत कम होगी. ओके, द बोर रेडियस एज द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 1, यानी E1 इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट और N1 की जो वैल्यू है, विच इज इक्वल्स टू E1 इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है. नाउ अब ग्राफ में देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट N1 और उसके सब्सिक्वेंटली N2, N3, N4, N5, और उसके बयॉन्ड, मतलब जहाँ पर E इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो मीन्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना. अनबाउंडेड आयोनाइज्ड एटम. आयोनाइज्ड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज ना करे, अनबाउंडेड हो गए, फ्रीली घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अभी स्लाइड मूव करते हैं और डिस्कस इस ग्राफ को करने के लिए. देयरफॉर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कितनी एनर्जी चाहिए हमें? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी चाहिए हमें कहाँ पर? ग्राउंड स्टेट को फ्री करने, कोई भी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है. Now, this prediction of a Bohr model is an excellent agreement with an experiment value of ionization energy. और ये जो prediction बोर्स मॉडल का जो था वो excellent agreement हुआ था with the experimental value of ionization energy. जो इसकी जो वैल्यू थी वो करेक्ट थी. ओके, नाउ एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम रिसीव्स एनर्जी इन अ ग्राउंड स्टेट. आपको मालूम है 25 डिग्री टेम्परेचर पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में एक्साइटेड हो जाते हैं, मीन्स दे एक्वायर एनर्जी. व्हेन एन हाइड्रोजन एटम
रिसीव्स एनर्जी बाय प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रॉन कोलिजन या थर्मल एजिटेशन होने लगता है, यानी ग्राउंड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर, उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन करने लगेंगे। द एटम में एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी, और में इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी टू रेज द इलेक्ट्रॉन टू हायर स्टेट। और यही तो चाहिए था, मतलब कोई भी ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन हो और उसको एनर्जी एक्वायर मिल जाए तो वो अपने हायर स्टेट में पहुंच जाता है, ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट लेवल स्टेट और हायर स्टेट। ओके, नाउ द एटम इज सेड टू बी एन एक्साइटेड स्टेट। जब n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो E2 वहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, E2 इज इक्वल टू -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल और एक्साइटेड स्टेट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ एनर्जी लेवल्स के बीच में, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, अब E1 का कितना, E2 का कितना था, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस जो ग्राउंड स्टेट की जो लेवल थी, एनर्जी की लेवल थी, वो एनर्जी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 माइनस E1। सिमिलरली E3 यानी n इज इक्वल टू 3, उसकी वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड E3 माइनस E1 इज इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। ये कहने का मतलब है कि E3 या E2 इतनी एनर्जी चाहिए ग्राउंड लेवल से E2 में या E3 में पहुंचने के लिए। E2 में पहुंचने के लिए हमें चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 में पहुंचने के लिए हमें चाहिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द ओवरऑल समरी ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन इज प्रोसीड टू ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर लेवल और एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर एक नोट है, एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी टोटल एनर्जी, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी 0 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन सच सिचुएशन इलेक्ट्रॉन इज फ्री। वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, बाउंडेड नहीं है, अनबाउंड है। दस देयर इज अ कॉन्टिनम स्टेट्स अबव E इज इक्वल टू 0। कॉन्टिनम मीन्स एक पैटर्न, जो धुंधला पैटर्न है, उसको हम एनर्जी लेवल से डिफाइन नहीं कर सकते, बस आप ये समझ लीजिए। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। In 1924, Louis D. Broglie represented his search thesis in which he proposed electron have properties of both waves and particle nature like light। यानी लाइट का जो पार्टिकल नेचर था और वेव नेचर था, वो इलेक्ट्रॉन का, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन का भाई पार्टिकल और वेव नेचर होगा। He arranged the terms of Planck-Einstein relation to apply all the matters। जितने भी मैटर्स थे, प्लांक आइंस्टीन रिलेशन को उसने अप्लाई किया। नेक्स्ट उसने क्या किया, द डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड इक्वेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वहाँ पर उसने मैटर की वेव प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया, स्पेशली द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया। ओके, तो जो रिलेशन उसने फाइंड किया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, where h is equals where lambda is equals to wavelength, h is equals to Planck's constant, m is equals to mass of electron, v is equals to revolving electron in velocity of revolving electron in orbit. Okay, so de Broglie hypothesis was verified when matter waves were observed in George Paget Thomson cathode ray diffraction। और ये कब वेरीफाई हुआ, जॉर्ज पैजेट थॉमसन कैथोड रे डिफ्रैक्शन, एक जो एक्सपेरिमेंटल जजमेंट था। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।